बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे बच्चों के दिलों की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज़ हैं और हमेशा जब जब ये वाली घड़ियां आती हैं तो अपने टाइम से मैं इसलिए रिलेट करती हूँ कि वाकई ना तो कुछ खाया पिया जाता है, इवन सारी रात नींद नहीं आती थी और फिर आपको टेंशन लगी होती थी कि नंबर कैसे आएंगे। सब चीज़ें आपकी रिकॉल हो रही होती हैं कि आपने कब कब कौन कौन से पेपर में क्या क्या किया था। फिर फैमिली का भी आपको डर होता है कि जी अच्छा सब लोग पूछेंगे। जिन बच्चों का रिजल्ट आने वाला है इंटर पार्ट 1 के आज रिजल्ट का ऐलान किया जाना है 10 बजे बाकायदा तौर पर इसका ऐलान होना था। मोस्ट प्रोबेबली हो भी चुका होगा। जैसे ही हमारे पास अपडेट आएंगी हम आप तक पहुंचा देंगे। गुड लक कहना चाहेंगे तमाम स्टूडेंट्स को जी। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। एक एक कमेंट ले लेते हैं अपने रिपोर्टर से। जैसे रिजल्ट हमारे पास आएगा हम आपकी तरफ आपको अनाउंसमेंट आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। इमरान यूनस और दुरे नायाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ कहना चाहेंगे? रिजल्ट आता था क्या फीलिंग्स होती थी? अच्छा मेरी फीलिंग्स पूछ रही है या आज बच्चों की पूछ रही है? आज वाली भी अपनी पहले रिलेट कर दें, वो फिर ज़्यादा अच्छी तरह। देखिए मेरे ख्याल के मुताबिक हमेशा जितनी मेरी उम्र है इसमें मैंने सिर्फ एक बार ही बल्कि दो बार बच्चों को खुशी से रिजल्ट का इंतजार करते हुए देखा है। और वो कौन से वो कोविड के दौर, जब 1100 में से 1100 मार्क्स आ रहे हैं और लिटरली फिर हमें गुस्सा आ रहा था। मतलब हम लोगों ने भी मेहनत करके इतने मार्क्स लिए और उन बच्चों ने भी जो मेहनत करके मार्क्स लेते थे लिटरली उनको गुस्सा आता था, उन स्टूडेंट्स को गुस्सा आता था। लेकिन अब जो है नो डाउट अब मार्किंग जो है वो बहुत सख्त कर दी गई है। ये सिर्फ मैट्रिक की बात, मैं मिडल की, मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की और ग्रेजुएशन की मार्किंग जो है वो लिटरली वाकई बहुत सख्त हो चुकी है। अब बच्चे इस इंतज़ार में ना रहे, वो मेहनत करेंगे तो पास होंगे और मेरे ख्याल से मेहनत करनी भी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम जो होता है उससे डरना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा भी बेटा है मोहम्मद, उसके भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं। तो मैं उसको स्टार्ट में यही चीज़ समझाई। एक दिन वो डर रहा था अपने एग्ज़ाम से, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा आप एग्ज़ाम से क्यों डर रहे हो? कहता बाबा एग्ज़ाम है। मैंने कहा क्यों? कहता बस एग्ज़ाम है इसलिए डर रहा हूँ। मैंने कहा देखो, मैंने कहा आप जो पढ़ते आए हो पिछला पूरा आपने सेमेस्टर पढ़ा है तो वो आपने ठीक क्लासेस ली? कहता जी ठीक ली। तो मैंने कहा बेटा उन्होंने बस यही पूछना है कि आपने वो जो क्लास ली थी उसमें ये पढ़ाया था वो याद है? कहता जी याद है। मैंने कहा ये एग्जाम है। अच्छा बच्चों का सिर्फ माइंड सेट करने की जरूरत है, बच्चों का सिर्फ बताने की जरूरत है कि वो इम्तिहानात से डरे नहीं। जो उन्होंने पढ़ा है वही आगे जाके उन्होंने समराइज करके वहां पर बता देना। क्योंकि आप अगर डरते हैं, परेशान होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में मुतासर होती है। दुरे नायाब जी बिल्कुल। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रेशर ये है कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स और सिलेक्शन ऑफ मीडिएट, कि उन्होंने आगे क्या पढ़ना है, क्या करना है, किसकी वजह से उनको जॉब ज़्यादा बेहतर मिलेगी, कंपटीशन जो है दुनिया में कहाँ पे जा रहा है। और मेरा तो ख्याल है कि बच्चों के लिए जो हुनरमंदों वाली जॉब है या एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन पे उनको फोकस करना चाहिए, ज़्यादा जरूरी। अगली दुनिया उनकी है। अच्छा हमारी यूनिवर्सिटीज को भी इस तरफ फोकस करना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन पर। और ये हरफे आखिर नहीं है आप इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में, इससे आगे आपकी सिलेक्शन इंटरमीडिएट के बाद तो है ना, आपने यूनिवर्सिटी में जाना होता है, बिल्कुल मरहला है में। लेकिन ज़िंदगी में इन चीज़ों पे बच्चों को ईज़ करने की ज़रूरत है कि आप अपनी मेहनत पूरी करें, लेकिन किसी वजह से आपकी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए। आप जो इस वक्त मॉडर्न ममालिक हैं उनके अंदर तो इस चीज़ को इतना कॉप अप कर लिया गया है कि अब बच्चों पे प्रेशर नहीं होता, उनके ऊपर वो लंबे भारी बस्ते उठाने का प्रेशर नहीं होता, नहीं, अब तो सिलेबस का प्रेशर नहीं होता। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे क्या होता था, अगर आप यूरोपियन और बाकी ममालिक में देखें, बच्चों खुदकुशी पे मजबूर हो जाते थे, ऐसे ही है। फेलियर्स को फेस नहीं करते थे। हम अपने टाइम पे देखते थे कि बच्चों के रिजल्ट आते थे, कितने बच्चे बेहोश हो गए, कितने बच्चों ने कुछ खा लिया, खुदकुशी कर ली। ये अभी भी ऐसे वाकयात आते रहते हैं, रिपोर्ट होते रहते हैं। कुछ ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि स्किल्स जो हैं वो बहुत आगे। देखिए बात पता है क्या है, असल मैं आपको मसला बताऊं कहाँ है। माजरत के साथ ये जो हमारे तालीमी इदारे हैं ना, जिसमें अगर आप बात कर लें, इंटरमीडिएट की बात कर, कॉलेजेस की बात कर लें, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, अभी भी इनका सिलेबस जो है ना वो बहुत पुराना है। अभी भी जो जिस तरह दुरे ने आपने बात की कि पूरी दुनिया में ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें, वाज़े मिसाल दे एआई की। ठीक है, पूरी दुनिया में एआई पता नहीं कब से इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब वो पता नहीं कितने स्टेप ऊपर जा चुका है। अच्छा हमारे यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपने अपने मुल्क अपने एआई चैट बोर्ड्स बना रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अपने प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं और हम अभी एआई को समझ ही नहीं पाए। लिटरली हमारी यूनिवर्सिटियां जो है वो अब आके कोर्सेज जो है वो शुरू करने जा रही हैं और अभी भी यूनिवर्सिटीज के पास, कॉलेजेस के पास उन्होंने ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस तो करवा दिए हैं स्किल एजुकेशन के हवाले से, लेकिन उसके पास फैकल्टी नहीं, तो वो कैसे करवाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मतलब हम दोनों जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने जर्नलिज्म में एमफिल कर रखे हैं। ठीक है, मैं उम्र के इस हिस्से में और एमफिल करने के बाद अब स्किल एजुकेशन जो है वो दोबारा हासिल कर रहा हूँ।
मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब आगे अगर तरक्की करनी है, इस फील्ड में रहना है, तो आपको स्किल एजुकेशन जो है वो सीखना जरूरी है। इमरान जो स्किल एजुकेशन लेवल से पैसे भी कमा रहा है, ये अब उसने हज़फ कर दिया था, मैंने कहा ऐड ऑन कर दो कि वो स्किल एजुकेशन से आगे चला गया है, वो स्किल एजुकेशन को यूज भी कर रहा है। अच्छी बात है, इसका मकसद भी यही है कि आप वो स्किल सीखे जो आपको फायदा भी देना शुरू कर और फौरी फायदा दे। तो अच्छे स्किल कौन सी होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब जैसे हमारे पास ये रिजल्ट आता है हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट तो हो गई है, अभी हमारे पास जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके साथ हम शेयर कर देंगे। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी का इंतखाब भी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अहम होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएं। सो वहाँ पर क्या रूल्स सख्त कर दिए गए हैं कुछ एडमिशन? मैं आपको ये बात बताता हूँ, ठीक है, मेरिट जो है वो हमेशा हाई होता है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मैंने एक स्टोरी दी थी जिसमें मैंने बताया, मैंने मवाजना किया 2022 के बाद अब तक 2023, 24, 25 का मैंने मवाजना करके बताया। आप यकीन जाने कि एडमिशन्स जो हैं वो आधे रह गए हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बच्चे आ ही नहीं रहे, और उसकी वजह क्या है? आउटडेटेड सिलेबस के बच्चे जो हैं, मैं मिसाल देता हूँ जर्नलिज्म की, कि बच्चे जो है वो एनुअली, मैं सेमेस्टर वाइज कर लें हम, शिशमाही तौर पर हजारों बच्चे, लाखों बच्चे सिर्फ लाहौर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पैदा कर रहे हैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज की पहली खबर की तरफ चल रहे हैं। वजीर आला की ज़ेर सदारत जी इजलास हुआ है। मरियम नवाज का महंगाई पर कंट्रोल करने का टास्क, बाजारों के दाखिली रास्तों पर भी रेट लिस्ट लगाने का हुक्म दिया गया है। यानी आपने पीरा फोर्स भी बना दी, मैक्सिमम जो मैयज़ लिए जा सकते हैं सीएम साहिबा की जानिब से लिए जा रहे हैं। अब बाज़ारों में अब ये है कि जी यहाँ पे तो जगह जगह, मुल्तान रोड पर एक बाज़ार है, जेडी बाज़ार है, वहाँ पर आप लिस्ट किधर अवेजा करेंगे इमरान? देखिए जी, आप बाज़ारों में लिस्ट लगाने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपके कितने बाज़ार हैं जहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं? लोग बाज़ारों में नहीं जाते। बाज़ार कौन से? आप संडे बाज़ार की बात कर रही हैं क्या? आपकी जो मार्केट्स हैं वो बाजार तो नहीं है, क्योंकि जो भी सब्जी, आप जगह जगह पे रेडियां लगी हुई हैं सब्जियों की, जगह जगह रेडियां लगी हुई हैं फलों की, ठीक है, और हर रेडी वाले ने रेट लिस्ट लगाई हुई है, लेकिन उसके मुताबिक चीजें शहरियों को नहीं मिलती। हाँ, जो रेट लिस्ट लगी हुई है, अगर कोई शहरी सवाल कर दे कि जी मुझे इस रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ चाहिए, तो वो गली सड़ी चीज़ निकाल के आपको देगा, जी ये है, ठीक है, ऊपर उसने अच्छी चीज़ रखी हुई है जो कि महंगे दामों होगी। अच्छा, बात यहाँ पर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आला साहबा जो है, इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है, ये लिया है इनके मुताबिक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब दो चीज़ें हैं, ये जो बाज़ारों के दाखिली रास्तों पर रेट लिस्ट लगाने का डिसीजन लिया गया है, ये महंगाई कंट्रोल करने के लिए या ग्राम फरोशी? ये मेरे ख्याल से ग्राम फरोशी के लिए होगा। महंगाई ऐसे कंट्रोल नहीं होती। महंगाई कैसे कंट्रोल होती है? जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप पीछे जाएं, आपको जहाँ से चीजें निकल रही हैं वहां जाएं। अच्छा, मसला क्या है? महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं सकती। आप ग्राम फरोशी को फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि बेसिक जो आपका किसान है, अगर आप उससे बात करें ना कि भाई चीज़ें इतनी महंगी क्यों है, वो आपको कहेगा जी खाद महंगी हो गई, ट्यूबवेल के बिल, बिजली महंगी है, पानी महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, फ्यूल महंगा है, हर चीज़ का फिर आके वो दुकान पर वो फिर आपकी जेबों में बिल्कुल रेट निकाले तो फिर ये चीज़ इतने की है। महंगाई ऐसे कंट्रोल होती है जब आप सब्सिडीज देते हैं। जब आप सब्सिडीज ही नहीं दे रहे तो फिर भाई कैसे महंगाई कंट्रोल होगी? इस मेरे ख्याल से इस इजलास में जिसने भी ये प्रेस रिलीज निकाली है ना, उसको चाहिए था कि लिखता कि ग्राम फरोशी को कंट्रोल करने के लिए। महंगाई ऐसे कंट्रोल नहीं होती। महंगाई कैसे कंट्रोल होती है वो हमने बता दिया कि जब तक आप किसान आपका खुशहाल नहीं होगा, महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसी है। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का वजीर आला को स्ट्रेटेजिक प्लान पेश। अच्छा, वो अगर टाई उतार के, कोट उतार के ब्यूरोक्रेसी शायद फील्ड में जाके अपने जूतों को मिट्टी से लबरेज करने के बाद अगर थोड़ा सा फील्ड वर्क करके वज़ीर आला को कुछ ऑप्शन दें तो शायद वो इसको सराहें। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान के वज़ीर आला अपना होमवर्क पूरा करती है, उनको चीज़ों का पता होता है, ठीक है। अब दिल में वो हंसें या कम अज़ कम वो सोचें, कम अज़ कम आपको बतौर ब्यूरोक्रेट अपने वज़ीर आला के मेंटल लेवल, मेंटल स्ट्रेटजी से अबव जो है आपको प्लान पेश करने चाहिए। और अगर आप वो बच्चों वाले प्लान उनको पेश करेंगी जिससे वज़ीर आला के ज़ेहन में उससे कहीं बेहतर प्लान होंगे, तो एक तो आपकी अपनी वैल्यू नहीं रहेगी और दूसरा वो सियासतदान ये हंसेंगे कि यार इनकी क्या ग्रूमिंग है और इन्होंने क्या सीखा। अब माजी में चले जाए, मेरे
दोस्त, इमरान साहब के दोस्त, वो मंडी में जाके बोलियां लगवाते थे, ठीक है। उन्होंने पकड़ा वहां से कि इसकी बुनियाद पकड़े, जहां से ये कमोडिटीज चलती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, पहले तो रेट वहां पे डिफाइन करें ना, ताकि आगे होलसेलर को, दुकानदार के पास जवाब ही ना हो कि मैं तो जी मंडियों तो बड़ी महंगी ले आया, ठीक है। उन्होंने सुबह जाके बोलियां लगवानी बतौर डीसी, उन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपनी अपनी मंडियों में खड़ा करना, वहां से बोली लगा के एक रेट निकालना, लेट से 50 रुपए किलो आलू निकल गए। अब वो आने के खर्चे डाल के 2, 4, 5, 10 रुपए डालने के बाद 60 रुपए का तय हो गया। अब ये तय हो गया कि जी जहां भी आलू पहुंचा है मंडी से वो 60 रुपए इतने में पहुंचा। अब कोई 80 या 100 बेचेगा ना तो उसके बाद जवाब नहीं है। और खुद जब डीसी पहुंचे तो फिर उनकी टीम, और जब वो खुद माल निकलवा के आया है मंडियों से, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम तो 200 रुपए किलो आलू ले आए थे जी बेचना। देखिए, इस फार्मूले को बजाहिर ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके लिए आपको फजर के टाइम उठना है, जिस टाइम हमारे बाबू जो है ना वो सोते हैं क्योंकि रात को उन्होंने ऑफिस के बाद नेटफ्लिक्स भी देखना है, कोई जाके सीरीज भी देखनी है, कोई रात को मंचिंग भी करनी है, लेट नाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं ना अफसराने वाला की जो हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर चिट चैटें भी अफसरों को मुख्तलिफ लोगों के साथ, उन्होंने पूरा एक सोशल सर्कल चलाना है। फिर फजर के टाइम नींद आनी है, फिर कहना है जी कि मैं तो इतना काम कर रहा था तो 4-5 घंटे सोए, सुबह उठ के 9 बजे ऑफिस। वही 9 to 5 जब आपने जॉब कर रही है फिर यही होना। यकीन करें ये रूटीन में वो इतना बड़ा एहसान डालते हैं कि हम लेट नाइट तक जाग के हम इस मुल्क को कौम पे एहसान कर रहे हैं, और एहसानात ऐसे हो रहे हैं कि अब तो सारी बस कौम जो है ना वो वही बात करेगी कि बस हमें अब सुकून सिर्फ कब्रों में मिलना है, इस दुनिया में नहीं मिलना। तो खुदारा आप थोड़ा इंसानियत के लिए काम करें, प्रैक्टिकल ऑप्शंस दें, प्रैक्टिकल विजन के मुताबिक आप वज़ीर आला को सजेशंस दें, और वज़ीर आला उन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए उनको जो वाकई प्रैक्टिकली फ़ायदा मंद है। ये रेट लिस्टें लगाने से बिल्कुल भी ना कमोडिटीज़ पे महंगाई कंट्रोल होगी, ना ग्राम फरोशी कंट्रोल होगी। ये एट द एंड ऑफ टाइम जहाँ से ये चीज़ें चली हैं, चाहे किसान से आप कंट्रोल करना शुरू कर दें, चाहे आप मंडियों से कंट्रोल करना शुरू कर दें, चाहे आप स्टोरेज कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज से निकलवा के मार्केट में सामान लाएं, ये तभी कम पहुंचेंगे। अच्छा जी, हुनरमंद डेली वेजेस की माहाना तनख्वाह 45,945 मुकर्रर की गई है, अमल होता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। आप फैक्ट्रीज में चले जाएं, वहां पर मजदूरों का इस्तेहसाल जो है वो होता है। आप कहीं भी लेबर को देख लें, लेबर को जो सरकारी हुकूमत की जानिब से जो कम से कम उजरत है, कम से कम उजरत जो है वो मुकर्रर की जाती है, वो नहीं मिलती। कहीं भी आप देख लें, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि चले ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है ये, मतलब ठीक है, एक बंदा जो है वो अगर बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है तो कम से कम उसका इतना हक तो बनता है, लेकिन उसको इतने मिले भी तो सही। इसको चेक करने के लिए आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मौजूद है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि इन डिपार्टमेंट्स ने किसी फैक्ट्री के खिलाफ, किसी इंडस्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो की हो। हाँ, यहाँ पर आ जाएं कि जो ये मजदूर तबका है, इनके बच्चों को जो फ्री एजुकेशन दी जाती है, ये डिपार्टमेंट जो है वो उन बच्चों को जिन यूनिवर्सिटियों से, अच्छी यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ, अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में दाखिले जो हैं वो दिलवाते हैं, और फीसें जो हैं वो उन्होंने देनी होती है, लेकिन वो डिपार्टमेंट जो है वो फीसें ही नहीं देते। वो बेचारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो भी रोती रहती है, और फिर उनके दाखिले जो हैं वो उनकी पढ़ाइयाँ दरमियान में ही रोक दी जाती हैं, इस वजह से कि जो सरकारी इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मजदूर के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो फीसें ही नहीं पे करते। हालांकि उनके पास बजट होता है, लेकिन साल की फीसें जो है उनकी पे नहीं होती, इस वजह से उनकी पढ़ाई का खर्च भी होता है। सही। सो अब आपके सामने ये चीजें, अगर ये वो मसाइल हैं जो हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, जो हम रिपोर्ट करते हैं। अनाउंसमेंट की हद तक तो ये खबरें अच्छी लग रही होती हैं और हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कराना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गरीब तक उसका हक पहुँच सके। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। राव दिलशाद हुसैन साहब की खबर है, टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म, वन ऐप सिस्टम लागू होगा, किन किन जगहों पर दुरे नायाब। अच्छा जी, बिल्कुल। ये मकसद क्या है इसका? मकसद देखें ना, बहुत अरसे से जो लंबी कतारें लग जाती थी, नहीं, उसका भी बहुत ज़्यादा मसला नहीं, वो तो अभी भी लगेंगी। मसला ये है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स पे टोल प्लाजास बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको कलेक्शन टोल्स बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा निगरान दौर में वज़ीर आला जब मोहसिन साहब खुद थे तो उन्होंने बाबू साबू को अपलिफ्ट किया। अब बाबू साबू की एंट्री एग्जिट पे आपको 3-3, 4-4 बेस का इजाफा मिला, तो वहाँ पे ट्रैफिक कैडर हुई। इसी तरह बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर में उन्होंने बोट्स बना के वहाँ पे भी कंट्रोल सिस्टम किया।
बहुत सारी जगह अभी भी आप सिर्फ लाहौर, मैं इस खबर पे बाद में आता हूँ लेकिन मैं लाहौर के अंदर पहले बात करूंगा क्योंकि हम लाहौर का चैनल है तो हमें लाहौर की बात पहले करनी चाहिए। रिंग रोड पे बहुत सारे टोल ऐसे अभी मौजूद हैं जहाँ पे पर्ची नहीं है, सही, जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है, जहाँ पे आपका ई टैग भी लगा हो तो आपके लिए बैरियर उठता नहीं उठता, है। ठीक है जी, आप आज़ादी चौक से जैसी कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर की तरफ आना चाहें वहाँ पे वो कहते हैं नहीं जी यहाँ पे तो और इतनी हठधर्मी से लिखा हुआ है कि यहाँ पे ई सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम काम नहीं करता, यहाँ पे मैनुअल पैसे दिए जाएंगे। अच्छा जी, आपने ऑटोमेशन के हालात सिस्टम्स में ऐसा कर दिया है, ऑरेंज लाइन मेट्रो बस तक की बहुत सारी अभी तक फैसिलिटीज ऐसी हैं जिसमें पर्ची सिस्टम मुतासिर है, जिसमें पर्चियां मैनुअली निकल रही हैं, जिसमें टोकन जो है इलेक्ट्रॉनिक नहीं चल रहे, और आपने इतना जबरदस्त सिस्टम कार्ड ऑपरेटेड सिस्टम नहीं चल रहे। तो आप पहले उन चीज़ों पे आए जिस चीज़ों पे आपने पहले तवज्जो देनी है, यहाँ से आप बाहर निकल जाएं। वहाँ पे ऐसे ऐसे मसाइल हैं, ऐसे ऐसे इश्यूज हैं। आपको तो ये, हमें तो ये बताया गया था कि जब ई टैग लग जाएगा तो ई टैग के बाद मैनुअल कोई गाड़ी नहीं आ सकेगी। ये नहीं हो सकता कि फिर मोटरवे या हाईवे पे कोई ऐसी गाड़ी चढ़ जाए जिस पे ई टैग ना हो। लेकिन आज भी वहाँ पे वो गाड़ियाँ सफ़र कर रही हैं जिनमें ई टैग्स नहीं है। आज भी वो सवारियाँ, वो हर बंदा वहाँ पे मुतासिर हो रहा है। आज भी आपके पास शॉर्टेज ऑफ टूल्स कलेक्शन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लंबी कतारें लगती हैं। ऑल्दो आपने लाहौर को बहुत बेहतर करने की कोशिश की है, रावल टूल प्लाजा को बड़ा फैलाने की कोशिश की है, लेकिन लोग फंसते हैं, आगे प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपको ऑनलाइन स्टेशंस जो हैं चार्जिंग, जो जिसके अंदर फेयर चार्ज करते हैं अपने ई टैग के अंदर, उनकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग उनको ऑनलाइन रिचार्ज अपने ई टैग करने नहीं आते। बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा आईटी पर अबूर नहीं रखते, मोबाइल्स पे उनके इंटरनेट नहीं होता। देसी लोग, सादा लोग भी तो है ना, एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब आप नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा कर देंगे तो यकीनन आपका ये सिस्टम फलेगा फूलेगा। लाहौर शहर से निकल के ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हाईवेज के अंदर मैनुअल टूल प्लाजे हैं, ऐसे मैनुअल टूल प्लाजे हैं कि हाथ से लिख के वो पर्ची देते हैं, हाथ से वो आगे आपका वो डंडा उठा देते हैं, बाजू का तो कोने रखी होती है वो उठा देते हैं। मैं चूंकि क्या वजह, मैं मोटरवे से उतरता हूँ ना, मैं फैसलाबाद से रोड साहिवाल पे जैसे आता हूँ, वो साहिवाल फैसलाबाद की मेन हाईवे है, उसके ऊपर जो टोल प्लाजे हैं ना, खासतौर पे कुतुब शाहना ब्रिज पे जो रावी का ब्रिज है, वो इतना मैनुअल है कि आपको हंसी आएगी। मतलब कि आप बाज़ जल्दी में वो बंदे हो ना, आप खुद ही अपने कोई भाई बैठा हो, दोस्त बैठे, यार ये पैसे फड़ा के ना कौन साइड तक नहीं तेरे असी निकली के, तो आप हंसते हैं। इसी तरह आप किसी और तरफ चले जाएं, वहाँ पे भी ये हालात हैं। बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है जो उनसे नहीं होना, मैं तो ये कहूँगा। इमरान यूनुस, देखें जी, ये जिस तरह दुर्रे ने आपने बात की है, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। क्यों? चूँकि मुझे भी हंसी इसलिए आई क्योंकि जिस टूल प्लाजे की ये बात कर रहे हैं, एक बार मेरा भी गुजर जो है वो वहाँ से हुआ था और लिटरली ऐसी ही सूरत हाल थी और वो चीज़ मेरे माइंड में रिकॉल हुई है और मैं मुस्कुरा बैठा। एक्चुअली यही वजह है कि टोटल अभी 38 ऐसे टूल प्लाजे, इंक्लूडिंग उस जिस टूल प्लाजे की बात कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। इनिशियली तौर पे 38 ऐसे टूल प्लाजे हैं जिनको डिजिटलाइज जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन जब ये डिजिटाइज हो जाएंगे, उससे फिर उससे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि वहाँ पर टूल प्लाजों की तादाद जो है ना वो बढ़ाई जाए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर टूल प्लाजे हैं उनको बढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। हम ये बात नहीं कर रहे कि भाई एक जगह टूल प्लाजा है तो थोड़े फासले पर दोबारा से टूल प्लाजा जो है वो बन जाए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि वहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। नो डाउट, जिस तरह दुर्रे ने आप बात करें कि काला शाह काकू टूल प्लाजा की मैं मिसाल देता हूँ कि वो बेहतरीन टूल प्लाजा है, क्योंकि उसकी तादाद जो है वो भी बढ़ाई गई, बाबू साहब जो है उस पर भी बढ़ाई गई। तो वहाँ पर आपको पहले जो गाड़ियों का रश नज़र आता था, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। ख़त्म नहीं हुए जी, कमी वाक़या हुई है। ख़त्म क्यों नहीं हुए? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर ट्रैफिक लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो तो वैसे ही रहना है। उसको मज़ीद वो कितना बढ़ा सकते हैं कि जितना बड़ा वो बना दिया गया, आई थिंक उससे मज़ीद बड़ा तो वो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, वीकेंड पे वो बहुत ज़्यादा रश रहता है और लोगों को उस परेशानी का सामना जो है वो रहता है। तो सिस्टम को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इसको वन ऐप सिस्टम लागू करेंगे, वहाँ पर आपका सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि आपका सिस्टम ना बैठ जाए। हमारे यहाँ पर ये होता है कि अक्सर आईटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उनका खाना ख़राब हो जाता है। जैसे बैंकिंग का सिस्टम बैठ जाता है। अभी आप जो है जैसे नेटवर्किंग की बात कर रही थी, प्रोग्राम के आगाज पे मिसालें भी दी हैं, कहाँ गए वो सिस्टम? प्रोग्राम के आगाज पे आप बात कर रही थी कि जी ये मोबाइल सिस्टम जो है ना ये बैठ गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं
ये एक बड़ा इम्तिहान होगा ब्यूरोक्रेसी के इमरान लिए। के डिस्कशन में और बेहतरी लाने के लिए ना कि वो और बात करने का उसको मौका मिले, वज़ीर आला की अपनी रिहाइशगाह से चंद कदम दूर अड्डा प्लॉट से जब रिंग रोड पर चढ़े और आप मुल्तान रोड जाए, टूल प्लाजा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह आप साहिवाल से उकाड़ा से आ रहे हो और आपने टूल प्लाजा रिंग रोड लेनी हो तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी रिंग रोड पे चले जाए, वहाँ पे कलेक्शन ही नहीं है। अभी बचत हुई है कि वहीं से अगर आप बहरिया की तरफ जाना चाहते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक टूल प्लाजा वहां पर भी नहीं, टूल प्लाजा है, टूल प्लाजा है लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं हाँ, है, एक्टिव बंदा नहीं है। वहाँ अच्छी पे बात है, बैठा। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए भाई। नहीं, पहले तो वज़ीर आला कहना कि मेरी रिहाइश का से चंद कदम पहले आप आगे है ना, पहले तो ऑटोमेशन वहाँ पे करें। बात यही है कि बहुत अच्छी बात है। देखिए सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाए जाते हैं, इंट्रोड्यूस भी करवा दिए जाते हैं। बात यही है कि उन सिस्टम को लेकर चलना जो है वो एक मुश्किल फिर मरहला वो आवाम होता के लिए है। जहमत ना बने। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अंदरूनी शहर सड़कों के लिए 12 अरब का पैकेज। रेलवे पार्क में बच्चों के लिए मिनी ट्रेन चलेगी। कौन से रेलवे पार्क में दुरे नायाब? अच्छा जी, वो सामने इन्होंने एक खूबसूरत रेलवे पार्क एक साइड पे है इसका, रेलवे कॉलोनी के पास। ये रेलवे स्टेशन वाली साइड जी, पे? रेलवे अच्छा। स्टेशन के पास, ठीक है। वो बड़ा बजट सा था, उस पर कोई तवज्जो भी नहीं दी जा सकती थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी नहीं है। ये एक्चुअली ना टोटल एक पैकेज है जो अंदरून शहर के लिए है। अच्छा। जिसके अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर सेंटर में, उसके अतराफ में 3 किलोमीटर रेडियस में जो भी एमिनिटीज़ आ रही है, चाहे वो पार्क है, फुटपाथ हैं, चौक हैं, सड़कें हैं, सीवरेज है, उन सबको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर नई असफाल्ट होगी, नए फुटपाथ होंगे, ड्रेनेज सिस्टम को नया किया जाएगा। जो रेलवे पार्क की बात की जा रही है उसको बेहतर किया जाएगा। उसके अंदर बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क भी छोटा सा बनाया जाएगा और जबरदस्त। इसको खूबसूरत करके, ताकि स्टेशन में देखें स्टेशन क्या होता है, वहाँ पे हर वक्त तो ट्रेनें आ जा नहीं रही होती, सही, बिल्कुल वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, फिर जब लोग लाहौर पहुँचते हैं उन्होंने किसी का वेट करना होता है, थोड़ा सा रेस्ट करना होता है, फिर जाके अपने प्यारों को मिलते हैं जिधर भी जाते हैं, या किसी ने नेक्स्ट ट्रेन लेनी होती है। तो उसको आसपास आबादियों को इतना मोबिलाइज बनाया जाए, सड़कों पे ट्रैफिक को इतना ज़्यादा सर्कुलेट करा के उसको मोबिलाइजेशन पे ख्याल किया जाना चाहिए कि वहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक फंसना, लोगों का ख्वार होना वहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। हमारे रेलवे स्टेशन का मसला ये है कि बिल्डिंग तो तारीखी है, लेकिन उसके आसपास क्या है, लंडे बाजार हैं, उसके आसपास नशइयों की आमाजगाहें हैं, उसके आसपास जो है ना आपको मुख्तलिफ क्राइम और मुख्तलिफ जुराइम पेशा लोग जो हैं वो मुसाफिरों को लूटते नज़र आते हैं। उसकी एंटिटी तो ये बनती जा रही है। अब एक तो ये प्रोजेक्ट आ गया, आगे चलें दाता दरबार की तरफ ट्रैफिक सर्कुलेशन ना होने के बराबर है। वहाँ पे जो बंदा एक दफ़ा फंस जाए, वो घुस जाए, वो आना आगे जाने जोगा होता है, ना यू टर्न लेके भाटी चौक की तरफ आने जोगा होता है। इसको भी टोटल रेगुलराइज करना है, नई सड़कें बनानी है, नए तरीके से चैनलाइज करना। 4 कनाल इसकी लैंड एक्विजिशन होगी तो ये भी सारा दुरुस्त हो जाएगा। आगे चले जाए, रेटिगन रोड है, आपकी रावी रोड है, ये तबाह वो रोडें हैं, इनको दुरुस्त करना है। तो ये 4-5 किस्म के प्रोजेक्ट्स थे जिनकी कोई 12 अरब से ज़ायद मालियत बनती है, उसको अप्रूव किया गया है। दाता दरबार वाला LDA ऑन सोर्स करेगा, बाकी हुकूमत पंजाब जो है वो ये देगी, कॉस्ट उसकी पे करेगी। 1 साल से 1.5 साल के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। 1 से 1.5 साल के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएंगे। प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई है, PC1 रेडी होके अब जाने PND में और अप्रूव हो जाने, उसके बाद टेंडर हो जाएंगे सारे। ये अच्छी चीज़ है जी। आपको इन जगहों की बहाली करनी है क्योंकि आपके मेन रोड्स भी हैं, मेन शाहराएं भी हैं, और फिर और यही वो गढ़ है जहाँ से मुस्लिम नून का वजूद आप वही ना। और समझते हैं शुमारी लाहौर लाहौर में है। को काफी देर से आपने नजरअंदाज नवाज किया। शरीफ साहब, हमजा बिल्कुल, शहबाज शरीफ बिल्कुल। साहब, कुलसूम नवाज साहिबा, बड़े बड़े लोग यहाँ से उठे और कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल ऐसी है। इमरान यूनुस, देखें जी, बिल्कुल जिस तरह दुल्हन ने आपने बताया कि अंदरून शहर के हवाले से बात करें, नो डाउट ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ जो है वो रहा है। और देखने में ये भी चीज़ सामने आई थी कि पिछले कुछ सालों में नो डाउट मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो कम हुआ था। खैर, अगर तरक्याती कामों के हवाले से बात की जाए तो अंदरून शहर में मुस्लिम लीग नून ने, मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी काम जो है वो किए, स्पेशली उन रोड्स जिनके लिए 12 अरब का पैकेज जो है वो मंजूर किया गया है। वहाँ पर रोड्स तो पहले बहुत खस्ता हाल थे, लेकिन उसके बाद उन रोड्स को बनाया गया था। अभी भी आप बात करें, आपका भी गुजर हुआ होगा, दुरे ने आपका भी हुआ होगा,
अगर हम बात करें ये मिस्री शाह के इलाकों में भाटी, दाता दरबार, रेटिगन रोड वगैरह, यहाँ पर रोड जो है इनको बेहतर किया गया, लेकिन अब उन रोड्स की दोबारा बहाली के लिए 12 अरब का पैकेज जो है वो किया गया और वहाँ पर अशद ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इन एरियाज़ पर हैवी ट्रैफिक जो है वो गुजरती है। स्पेशली मिस्री शाह के हवाले से बात करें, लोहा मार्केट आपको पता है कि वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर जो है वो आते हैं, तो रोड जो है उसको बेहतर रखना, बेहतर करना और बेहतर रखना वो अशद ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब हैवी ट्रैफिक गुजरती है तो नो डाउट आपका रोड जो है वो जगह जगह से बैठ जाता है, फिर आपको पैच वर्क की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। लेकिन अब एक बड़ी अमाउंट, बड़ा पैकेज जो है वो मुख्तस किया गया है, जिनमें ऑब्वियसली मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ को कि रेटिगन और बाकी रावी रोड वगैरह और जिन इलाकों की बात की जा रही है वहाँ पर ना ये रोड्स बेहतर होंगे, बल्कि रोड इस किस्म के बेहतर होना चाहिए कि वहाँ पर ग्रीनरी भी नज़र आए। क्यों? क्योंकि जब भी आप लाहौर में दाखिल होंगे, लाहौर के दाखिली रास्ते हैं ना ये, जब आप लाहौर में दाखिल होंगे, क्योंकि वहाँ पर बादशाही मस्जिद भी है, दाता दरबार भी है, शाही किला भी है, तो जब तक इन रोड्स की बेहतरी नहीं होगी आपको लाहौर की अच्छी शक्ल नजर नहीं आएगी। बच्चों वाला प्लान बड़ा जबरदस्त लग रहा है कि बच्चों यहाँ तो आप वो फिर जो लेवल दें जो निगरान हुकूमत ने वाल्टन रोड का अपग्रेड करके दिया। वाल्टन रोड वो नहीं होना, वो छोड़ दें, निगरान हुकूमत मवाज़ना ना किया करें, लेकिन इनसे नहीं होना। आज आप वाल्टन रोड से इमरान गुजरे तो आपको लगता है कि आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से गुजर रहे हैं। और मैं इस खबर में सबसे अच्छी चीज ये देखता हूँ कि लाहौर शहर के अंदर शहरी तकसीम खत्म होगी। अदरून शहर वाले समझते हैं कि शायद सारा हक जो है ना गुलबर्ग, जौहर टाउन, रायविंड साइड पे इन आबादियों को अपलिफ्ट करके दिया जा रहा है, तो हमारा कोई हक नहीं है। शुमाली लाहौर को नजरअंदाज किया जा रहा है। और जारी बात है, रेलवे स्टेशन में आपने जो बात की बच्चों के पार्क के हवाले से, अगर इसके अंदर फिर मैंने वो बात दोबारा दोहराऊंगा कि रेलवे स्टेशन के अंदर 3 किलोमीटर के रेडियस में जो भी एमिनिटीज है, चाहे वो बच्चों के पार्क है, चाहे वो बड़ों के लिए बैठने की जगह है, चाहे वो गुजरने वालों के लिए सड़कें हैं, फुटपाथ हैं, ग्रीनरी है, जो भी है, सब चीजें अपलिफ्ट होंगी। लेकिन वज़ीर आला साहबा को अभी भी एक चीज का नोटिस लेने की अशद जरूरत है कि जो रिहायशी आबादियां हैं उनमें जो पार्क्स हैं उनकी हालत पे अभी भी तवज्जो देने की अशद जरूरत है। झूले टूटे हुए हैं, पीएचए ने बहुत बुरा हाल कर दिया, अनफॉर्चुनेटली। फेंसिंग जो है वो टूटी पड़ी है। 2-3 पीएचए का काम ना सिर्फ 2-3 पार्क तक महदूद होकर रह गया, बाकी उसके अलावा अगर शहर के पार्क से हालात देखें तो वो तो बहुत ही बुरे हैं। थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।